मुझे अल्लाह ताला ने एक बेटे और एक बेटी से नवाजा था और आज मैं उन दोनों की शादी करके बहुत खुश थी। उन दोनों की एक साथ शादी करने का फैसला मेरा अपना था क्योंकि मैं चाहती थी अगर मेरी बेटी इस घर से जाए तो बहू की सूरत में मुझे दूसरी बेटी मिल जाए। अब मेरी बहू यानी नादिया मेरी खिदमत करेगी और मैं जाए नमाज और तस्बीह संभाल लूंगी। मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई थी जबकि मेरी बेटी फारिया के घर से भी खैर की खबर आती थी। मेरी बहू नादिया भी खूब अच्छी थी। शादी के 3 हफ्तों के बाद ही अल्लाह ताला ने नादिया की सुन ली। उसके उम्मीद से होने की खबर तो हमारे घर में खुशियां ले आई थी। मेरा बेटा एहसन बहुत खुश हुआ था। मैं भी पहली बार दादी बनने जा रही थी। अल्लाह अल्लाह करके वक्त गुजरा और हमारे घर में नन्ही सी परी आ गई। मैंने उसका नाम परी रखा था। परी की पैदाइश को 2 हफ्ते हो गए थे मगर अभी तक मेरी बेटी फारिया उसे देखने नहीं आई थी। मैंने उसे कॉल की तो वो फोन पर जोर जोर से रोने लगी। उसने बताया कि जब से परी की पैदाइश हुई है उसके घर में तूफान बरपा है। वो उससे यही सवाल करते हैं कि वो अभी तक उम्मीद से क्यों नहीं हुई। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। अगले दिन मैं चादर ओढ़कर फारिया के घर पहुंच गई। मैंने उसकी सास और मियां अहमद को खूब खरी खरी सुनाई कि ये तो अल्लाह के काम है, वो क्यों मेरी बच्ची को जिद कर रहे हैं। मेरी बेटी ने बताया था कि उस दिन के बाद से उसके घर के हालात अच्छे हो गए हैं मगर उसकी आवाज सब कुछ बता देती थी कि मेरी नाजों से पली बेटी पे क्या क्या गुजर रही है, वो क्या क्या सह रही है। पर इस 7 माह की हुई तो नादिया ने फिर से उम्मीद से होने की खबर सुना दी। इस बार मैं ये खबर सुनकर खुश नहीं हुई थी। मुझे अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी। खैर वो ही हुआ जिसका डर था। ये खबर सुनते ही फारिया के घर में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। उसकी सास ने तो फारिया को बांझ होने का खिताब भी दे डाला था। मैं दिन रात अपनी बच्ची के लिए दुआएं मांगती थी मगर शायद मेरी दुआओं में ही असर नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बहू नादिया ने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया था। अब मैं उससे खिंची खिंची तो रहती थी। अपनी बेटी की महरूमी का बदला मैं अपनी बहू से लेने लगी थी। मैं हर वक्त अपनी बहू पर गुस्सा करती रहती। उसे कहती, बीबी जरा ब्रेक लगाओ, हमें लड़कियों की क्रिकेट टीम नहीं चाहिए। मेरा बेटा 3 3 बेटियों का जहेज कैसे बनाएगा। मेरी बातें सुनकर मेरी बहू भी आगे से बोल पड़ी, अम्मा ये तो अल्लाह की देन है, उसका शुक्र है उसने बेटियां दी हैं। मैंने तो लोगों को बेटी के लिए भी तरसते देखा है। मैं उसका इशारा खूब समझ रही थी। वो कम वक्त मेरी बेटी की तरफ इशारा कर रही थी। मेरा दिल छलनी छलनी हो गया मगर मैं खामोश ही रही थी। जब मेरी बहू नादिया ने चौथे बच्चे की खबर सुनाई तो फारिया के ससुराल से ये खबर आ गई कि वो उसे तलाक देकर चलता करेंगे। उसकी सास ने धक्के मारकर फारिया को घर से निकाल दिया था। मैं और मेरी बेटी सारा दिन रोते रहते थे। मैं बस ये चाहती थी कि मेरी बच्ची का घर ना उजड़े। उस वक्त मुझे बस एक ही तरकीब सूझी थी। मैंने नादिया के आगे झोली फैला दी कि वो अपनी होने वाली औलाद फारिया की गोद में डाल दे। मेरी बात सुनकर वो तो गुस्से में आ गई। बोली, मैं तो ऐसे नहीं कर सकती। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, एक बच्ची मेरी फारिया को दे दोगी तो क्या हो जाएगा। मेरी बहू ने सीधा सीधा कह दिया कि आपको बच्चे लेने का इतना ही शौक है तो आप किसी यतीम खाने में चले जाएं। नादिया की बातें सुनकर मेरी बच्ची ढेर सी हो गई थी। वो बस चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। मुझे बार बार कहती, अम्मी भाभी को अल्लाह से डर नहीं लगा। ऐसी बातें करते हुए वो किसी को कुछ देता है तो ले भी लेता है। मुझसे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने उसे कहा कि अपने ससुराल फोन करके उन्हें ये खबर सुना दो कि तुम उम्मीद से हो। वो हैरान हुई तो मैंने तसल्ली दी कि मैं जानूं और मेरा काम। वो भी तलाक से डरती थी। तभी अपने शोहर को फोन करके कहा कि वो उम्मीद से है। अगले ही दिन फारिया की सास और शोहर मिठाई लेकर हमारे घर आ गए थे और फिर वो मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। यूं ही वक्त गुजरता गया और नादिया के दिन करीब आने लगे। मैंने उसे कह दिया था कि इस बार वो अस्पताल नहीं जाएगी, घर में ही बच्चा जनेगी और उसका केस मैं खुद करूंगी। उसने बहुत एहतजाज किया, एहसन को भी आगे किया मगर मैंने उनकी एक ना सुनी। अपनी बेटी को मैंने चौथे महीने ही अपने पास बुला लिया था और उसके शोहर से कहा था कि जब तक मेरी बेटी बच्चे को जन्म नहीं देती ये मेरे पास ही रहेगी। मेरी बेटी हर वक्त अपने पेट पर कपड़ा बांधकर ऊपर से चादर पहन कर रखती ताकि सबको नजर आए कि वो हामला है। मेरी बहू और बेटी को 8वां महीना लग चुका था।
यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन ऐसे ही नादिया की तबीयत खराब हो गई। उसको मैं एक कमरे में ले गई। केस मैंने खुद किया क्योंकि मुझे इस काम का तजर्बा था। नादिया को मैंने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया और वो बेहोश हो गई, मैंने बड़ी तसल्ली से बच्चा उठाया और उसे देखकर बहुत खुश हुई कि इस बार नादिया ने बेटे को जन्म दिया था। अब मैं बच्चे को फारिया के पास लेकर गई और बोली, ये पकड़ अपनी औलाद। बच्चे को देखकर फारिया तड़प सी गई थी। वो रोती जाती और बच्चे को बोसे देती जाती। ये मंजर देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। नादिया अभी तक बेहोश थी। मुझे कल किसी ने बताया था कि गली की नुक्कड़ पर एक कुतिया ने 8 बच्चे दिए हैं। मैं उधर चली गई। कुतिया लेटी आराम कर रही थी। मैंने आंख बचाकर एक बच्चा उठा लिया। उसको चादर के नीचे छुपाकर अपने घर ले आई थी। मैंने वो बच्चा नादिया के साथ लिटा दिया। वो जैसे ही होश में आई, मैं चिल्ला पड़ी, मुबारक हो नादिया, तुमने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गई। वो रोते हुए बोली, अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है। वो अभी बात कर ही रही थी कि एहसन भी घर आ गया। मैं एहसन के गले रखकर रो पड़ी थी। वो भी घबरा गया कि ना जाने क्या हो गया है। मैंने उसे रो रो कर बताया कि तुम्हारी बीवी ने कुत्ते को जन्म दिया है। इसे शदीद धचका लगा था। उसने नादिया के बिस्तर की तरफ देखा। वहाँ सफेद रंग का छोटा सा कुत्ता पड़ा था। नादिया फूट फूट कर रो रही थी। तभी फारिया की दर्दनाक आवाज गूंजी थी, अम्मी, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने एहसन की तरफ देखकर कहा कि दुआ करो, अब मैं तुम्हारी बहन का केस करने जा रही हूँ। मैंने बहू का केस घर में किया है तो बेटी का भी घर में ही करूंगी। मैं इतना कहकर फारिया के कमरे में चली गई। वो बच्चे के लिए टहल रही थी। उसने बताया कि बच्चे को शदीद भूख लगी है। मैं जल्दी से स्टोर पर जाकर डिब्बे वाला दूध ले आई। मैं और फारिया बहुत खुश थे। बीच बीच में फारिया दर्द भरी आवाज निकाल देती थी ताकि किसी को हम पर शक ना हो। बाद में मैं खुशी खुशी बाहर आ गई। एहसन को मुबारकबाद दी कि वो खैर से मामू बन गया है। मैंने बताया कि फारिया ने बेटे को जन्म दिया है। एहसन बस अपनी बीवी को घूर कर रह गया था। मैंने फारिया के ससुराल में भी ये खबर दे दी थी। वो तो सर के बल चले आ रहे थे। मैं नादिया के कमरे में गई तो वो कुत्ते के बच्चे को गले से लगाए रो रही थी। उसको रोता देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। मैंने दिल में सोचा कि तुमने मेरी बेटी को रुलाया था, अब देखो मैंने तुम्हें कितनी बड़ी सजा दी है। मैं आगे बढ़ी और नफरत से उन दोनों को देखकर पूछा कि ये खबर छुपानी है या सबको बतानी है। वो बोली, खुदा के लिए ये किसी को मत बताइएगा। मैं कमरे से बाहर आ गई और एहसन को भी सब समझा दिया था। फारिया के ससुराल वाले आए। वो बहुत खुश थे। नादिया का पूछने लगे तो मैंने कह दिया कि कुछ ही दिनों तक उसकी तरफ से भी खुशखबरी मुतवक्का है। इसी वजह से वो बेड रेस्ट पर है। फिर यही खबर मैंने मोहल्ले में भी फैला दी थी। मेरी बेटी का पहला बच्चा था, इसलिए फारिया को मैंने कुछ दिनों के लिए अपने ही पास रख लिया था। 5-6 दिन बाद मैंने मोहल्ले में खबर दे दी कि मेरी बहू ने मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की आखिरी रस्मात अस्पताल वालों ने ही अदा कर दी थी। नादिया ने फारिया से हाथ जोड़कर माफिया मांगी थी। वो यही कहती थी कि मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, काश मैं तुम्हें अपनी एक बेटी दे देती। फारिया ने बेटे का नाम हैदर रखा था। एक दिन नादिया ने हैदर को अकेला पाकर अपनी गोद में उठा लिया। उसे खूब प्यार किया। फारिया अचानक से आ गई। उसने मेरी बहू से हैदर को छीन लिया और कहा कि आज के बाद मेरे बेटे को अपने नापाक हाथ मत लगाना। मेरी बेटी हैदर को लेकर अपने शोहर के घर जा चुकी थी और हमारे घर के हालात अजीब से हो गए थे। सारा सारा दिन नादिया कुत्ते को झूले में डालकर लोरियां सुनाती। अपनी बेटियों को भी उसने फरामोश कर दिया था। घर की सफाई सुथराई ना करती। बच्चियां भूख से भिलकती थी तो मैं ही उन्हें कुछ बनाकर दे देती थी। एक दिन एहसन की सबसे छोटी बेटी ने कुत्ते को लाते मारी। वो डर गई थी। इतनी सी बात पर नादिया ने उसे मार मार कर अधमोया कर दिया था। मैंने ही जाकर उसे बचाया था। शाम में जब एहसन आया तो मैंने उसे साफ बता दिया कि उसकी बीवी अब मेरे अख्तियार में नहीं है। कुत्ते की पैदाइश का जब से वाकया हुआ था, एहसन नादिया से खिंचा खिंचा सा रहता था। मेरी जरा सी बात सुनकर तो वो भड़क ही गया। उसने नादिया को चोटी से पकड़कर खूब मारा और कहा कि मैं इस औरत को रखना ही नहीं चाहता। इसने तो मेरे नाक पर कलक लगा दिया है। पता नहीं किस गुनाह की सजा इसे मिल रही है। इसे और इसकी बेटियों को तो मर ही जाना चाहिए।
مجھے نادیہ کی حالت دیکھ کر اب ترس آنے لگا تھا، مگر جب میں اپنی بیٹی فاریہ کو سسرال میں خوشباش دیکھتی بس خاموشی ہو جاتی۔ کتا اب کافی بڑا ہو چکا تھا۔ ایک دن فاریہ اور اس کا شوہر ہمارے گھر آئے تو کتے نے ان پر بھونکنا شروع کر دیا۔ نادیہ اسے جلدی سے کمرے میں لے گئی۔ نہ جانے کیسے آنکھ بچا کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے آتے ہی فاریہ پر حملہ کر دیا۔ نہ جانے وہ کتا مجھ سے اور فاریہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا۔ کیا خبر اسے معلوم ہو کہ ہم دونوں نے اس کی مالکن کی زندگی تباہ کی ہے۔ فاریہ چیخ پڑی تھی۔ احسن کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے کتے کو پرے ہٹا کر اس کے پیٹ میں ٹانگ مار دی۔ وہ کتے کو گھر سے باہر نکال رہا تھا۔ نادیہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی، احسن پلیز اسے معاف کر دے۔ اتنی سی بات پر کوئی اپنی اولاد کو گھر سے تھوڑی نکالتا ہے۔ مہمانوں کے سامنے یہ بات سن کر احسن اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ اس نے نادیہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور چلایا، بکواس بند کرو اپنی، پاگل عورت۔ پھر وہ کتے کی جانب متوجہ ہوا، اس پر لاتوں اور ڈنڈوں کی برسات کر دی تو وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو نادیہ گلی کی نکڑ تک بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ احسن نے کتے کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ نادیہ پاگلوں کی طرح دروازے پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ہائے میرا بیٹا، اسے کوئی تو بچا لو۔ اس کی ایسی باتیں سن کر احسن ضد ہو گیا۔ اس نے نادیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نادیہ بھاگتی ہوئی باہر گئی، مگر وہاں کتے کی لاش دیکھ کر وہ تو پگلا ہی گئی تھی۔ کسی تیز رفتار گاڑی نے اسے نکر مار دی تھی۔ نادیہ ادھر ہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ محلے کے لوگ حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اور احسن نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ ہم اسے گھر لے آئے، مگر وہ اب بھی روتی جا رہی تھی۔ باتیں کرتی کرتی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس کا یہ حال بڑے دن تک رہا تھا۔ ادھر حیدر 2 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ بڑا ضدی سا بچہ تھا۔ فاریہ کے پاس وہ بالکل بھی نہیں ٹکتا تھا۔ فاریہ جیسے ہی اسے گود میں لیتی وہ رونے لگتا، تڑپنے لگتا۔ فاریہ کے پاس وہ صرف تب آتا تھا جب اسے نیند آ رہی ہوتی تھی یا جب اسے بھوک لگتی تھی۔ نادیہ نیم دیوانی سی ہو گئی تھی۔ سارا دن کتے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، میرے پاؤں دباتی رہتی اور معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ کہتی، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ جب بھی فاریہ ہمارے گھر آتی ہے، نادیہ اس کے لیے خوب دعوت کا اہتمام کرتی، ہر طرح کے کھانے بناتی، حیدر کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتی۔ اب فاریہ کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ نادیہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے وہ نادیہ کو حیدر سے پیار کرنے دیتی تھی۔ حیدر بھی نادیہ کے ساتھ بڑا مانوس ہو گیا تھا۔ جب وہ نادیہ کی گود میں ہوتا تو فاریہ کے پاس جانے سے انکار کر دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنا ظلم یاد آ جاتا تھا۔ میں نے کیسے معصوم سے بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے تھے۔ نادیہ کی تینوں بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ فاریہ کا حیدر بھی بڑا ہو گیا تھا۔ تینوں لڑکیاں آداب اور سلیقے میں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، جبکہ فاریہ کا حیدر عجیب بدمزاج اور جھگڑالو سا لڑکا تھا۔ فاریہ اور اس کی نہیں بنتی تھی۔ فاریہ نے تو محبت کی انتہا کر دی تھی، مگر حیدر ہی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پاتا تھا۔ رات دیر سے گھر آتا، جب فاریہ پوچھتی تو وہ لڑ پڑتا کہ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، مجھ سے ایسے سوالات نہ پوچھے جائیں۔ مگر حیدر بہت اچھا تھا، اس کی احسن کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ احسن حیدر کو بہت پسند کرتا تھا۔ احسن کی بیٹیوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ احسن نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی مناسب جگہ پر کر دی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ثنا کے لیے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، مگر احسن خاموش ہی رہا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب حیدر کو ایک بہت بڑی فرم میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ مجھے احسن کو بھی خوشخبری سنانے آیا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ حیدر کے جانے کے بعد احسن میرے پاس آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی مجھے حیدر اپنی ثنا کے لیے بہت پسند ہے۔ ثنا حیدر سے 1.5 سال ہی بڑی ہے، ان دونوں میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ فاریہ سے اس کے رشتے کی بات کریں۔ احسن کی بات سن کر میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ احسن، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گیا اور بولا، امی میری بیٹی میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں خاموش ہی رہی۔ احسن کے جانے کے بعد میں نے فاریہ کو فون کیا تھا۔ فاریہ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم دونوں عجیب سی کشمکش میں پھنس گئے تھے۔ اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ ہر 2 دن کے بعد احسن مجھے مجبور کرتا کہ میں فاریہ سے کہوں کہ ثنا کا رشتہ لے کر آئے۔
मैं खामोश हो जाती तो वो लड़ने झगड़ने लगता था। घर के अजीब से हालात थे, मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। मुझ पर बुढ़ापे ने हमला कर दिया था। मुझे मौत साफ नजर आती थी। मैं चलने फिरने से भी कासिर थी। एहसन मेरे सामने चलता था तो मैं सोचती थी कि अपने ज़मीर पर बड़ा बोझ उतार कर फेंक दूं, मगर फिर मुझे इस बात का खौफ सताता था कि कहीं एहसन मुझे घर से ही बाहर ना फेंक दे। कभी कभार याद आती, यूं मैं दीन और दुनिया के बीच फंसकर रह गई थी, मगर मुझ जैसी मतलब परस्त औरत ने एक बार फिर से दुनिया को चुन लिया था। मैंने फारिया को फोन करके कह दिया था कि वो हैदर का रिश्ता सना के लिए ले आए। वो भी मुझ पर बरस पड़ी थी। अम्मी, आप कितनी खुदगर्ज औरत हैं। आपने मुझसे कितना बड़ा गुनाह सरजद करवाया है। अब आप चाहती हैं कि एक बार फिर से मैं इतना घटिया काम करूं। फारिया की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई थीं। मैंने अपनी आखिरत खराब की थी और अब यही औलाद मुझे कसूरवार ठहरा रही थी। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि ठीक है, फिर बुढ़ापे की तलाक के लिए तैयार हो जाओ। वो भी रो रही थी। चंद दिनों के बाद फारिया हैदर का रिश्ता सना के लिए ले आई थी। एहसन ने झट से हाँ कर दी थी। वो अगले जुमे निकाह की तारीख भी दे डाली थी। मैं सारा सारा दिन पड़ी रोती रहती थी। मुझे दोज़ख की आग अपने चारों तरफ दिखाई देती थी। अल्लाह अल्लाह करके जुमे का दिन भी आ गया। पंडाल सज चुका था। मौलवी साहब भी निकाह पढ़ाने के लिए स्टेज पर मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने निकाह पढ़ना शुरू किया, मैं चिल्ला उठी थी, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये निकाह जायज नहीं है। सब मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे। एहसन चिल्ला उठा, अम्मी आखिर क्यों? मैंने डूबते दिल के साथ कह दिया, क्योंकि बहन भाई का निकाह जायज नहीं है। मुझ में एक शोर गूंज उठा था। मैंने रोते हुए सब सच सच बता दिया था। हैदर सना का भाई है। हैदर के पैदाइश के बाद मैंने नादिया की गोद में कुत्ता डालकर कहा था कि तुमने इसे जन्म दिया है। ऐसे मैंने सिर्फ फारिया को तलाक से बचाने के लिए किया था। एकदम से पूरे पंडाल का माहौल ही बदल गया था। हर कोई मुझे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। नादिया रोने लगी थी। हिचकियों के दरमियान वो बस इतना ही बोली थी कि आप लोगों से मेरा हिसाब अल्लाह लेगा। मेरी बेटी का शोहर आगे बढ़कर बोला, आपने जिस तलाक से बचाने के लिए इतना घिनौना खेल खेला था और मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। उसने फारिया को खड़े खड़े ही 3 बार तलाक दे डाली थी और फिर मेरे बेटे एहसन ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं माफी के काबिल नहीं थी, इसलिए मैं अपनी बेटी फारिया को लेकर दारुल अमान आ गई थी। हमें पता चला था कि इस वाक़ये के बाद हैदर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पर मैं और फारिया एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहराती हैं। हम दोनों ने नादिया के साथ बुरा किया और किस्मत ने हमारे साथ बुरा कर दिया था। हैदर वापस अपनी माँ के पास चला गया था और हम माँ बेटी यहाँ पर दिन रात लड़ती रहती हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।